नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। कैसे हैं आप लोग? चलिए, भगवान की कृपा से अच्छे होंगे। तो आज बात करते हैं हम लोग गति यानी मोशन के बारे में। ये साइंस का पहला चैप्टर है। ये खासकर 9 के स्टूडेंट के लिए ज़्यादा लाभदायक होगा। यह वीडियो ज़रूर देखें 9 के स्टूडेंट। तो पहला चैप्टर है गति 9 के सिलेबस में। तो गति के बारे में चर्चा करते हैं। गति क्या होता है? तो गति को इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। तो गति क्या होता है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसे गति कहते हैं। तो गति माने क्या होता है? कोई भी वस्तु हो, वह यदि अपना समय के साथ, मतलब एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, तो वो गति में हम बोल सकते हैं। कोई भी वस्तु है जो समय के साथ क्या कर रहा है, अपनी स्थिति को बदल ले रहा है, तो वह क्या है? गतिमान है। वो वस्तु गतिशील है, तो उसे हम लोग गति कहते हैं। तो उसे ही क्या कहा जाता है? गति कहा जाता है। तो गति का परिभाषा होता है क्या? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, तो उसे गति कहते हैं। जैसे गति का उदाहरण हो गया दौड़ता हुआ बालक, उसके बाद गतिशील वाहन, गतिशील मतलब चलता हुआ वाहन, ये सब क्या हुआ? गति का उदाहरण। जो भी वस्तु है वह अगर समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहा है, तो वह गतिमान है, वह गति में है। तो कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, तो वो या तो गति में है या उसको बोल सकते हैं विराम में है। तो अब विराम का परिभाषा जानते हैं। विराम को कहते हैं इंग्लिश में रेस्ट, गति को कहते हैं मोशन। तो ये रेस्ट या विराम क्या होता है? तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे विराम कहते हैं। कोई वस्तु हो, यदि वह समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करता है, कहने का मतलब है कि जहाँ का तहाँ ही रहता है, जहाँ है वहीं रहता है, वह अपना स्थिति को, अपना स्थान को नहीं बदलता है, तो उसे हम बोल सकते हैं उस वस्तु को कि वह विराम में है। तो वस्तु, कोई भी जितना भी वस्तु हम लोग देखते हैं, या तो वह विराम में है या गति में होता है, या तो विराम में है या गति में है। तो कब गति में होता, कौन सी वस्तु गति में है, कौन सी वस्तु विराम में है, कैसे हम लोग जानेंगे कि गतिशील कौन है, गति में कौन है और विराम में कौन है? तो गति में वह वस्तु है जो अपनी स्थिति को समय के अनुसार क्या कर रहा है? बदल रहा है। और विराम में वो वस्तु है जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रहा है, मतलब जहाँ का तहाँ ही है कोई वस्तु, तो वो विराम में है। और अगर बदल रहा है, अपना स्थिति को चेंज कर रहा है, स्थान को बदल रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि वो गति में है। तो जैसे हो गया विराम में, जैसे आपका पेड़ हो गया उदाहरण। पेड़ देखिए, वो जहाँ का तहाँ ही होता है, पेड़ हो गया। चाहे कोई मतलब कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, कुर्सी पर
बैठा व्यक्ति को बोल सकते हैं, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति, कुर्सी पर बैठा व्यक्ति। और जो भी निर्जीव पदार्थ होते हैं वो सब विराम में ही होते हैं, जैसे टेबल बोल दीजिए, कुर्सी बोल दीजिए, तो ये सब विराम में होता है जो निर्जीव पदार्थ होते हैं। तो ये सब क्या हो गया, विराम के उदाहरण हो गए हैं। तो वो अपने से गति नहीं कर सकते हैं। यदि यहाँ घिसकाया जाए आदमी के द्वारा तो घिसक सकता है कुर्सी भी, और निर्जीव जो पदार्थ होता है, निर्जीव वस्तु होता है, वह भी गति में आ सकता है जब कोई वस्तु उसको क्या करे, उस पर बल लगाए, खींचे। तो नहीं तो निर्जीव वस्तु जो होते हैं वो अपनी स्थिति को नहीं बदल पाते हैं, जहाँ का तहाँ ही रहते हैं। मतलब यानी समझ गए कि गति और विराम के बारे में चर्चा किए। तो गति मतलब होता है कि जो भी कोई भी वस्तु हो जो अपने समय के साथ अपनी स्थिति को बदल ले रहा है तो वो गतिशील है, वो गति में है। अब विराम में जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को समय के साथ नहीं बदल पा रहा है तो वह विराम में है। तो समझ गए गति और विराम क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं गति और विराम के बाद हम लोग जानते हैं दूरी। दूरी किसे कहते हैं, तो दूरी यानी डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी क्या होता है, तो दूरी जब कोई वस्तु द्वारा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई गतिपथ की लंबाई, गतिपथ की लंबाई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई गतिपथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी कोई वस्तु हो, वस्तु के द्वारा तय की गई गतिपथ की जो लंबाई होता है उसी को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक बिंदु, एक स्थान है, और एक स्थान मान लीजिए कि बी है, ए बी, ये दो स्थान है। और कोई मान लीजिए कि व्यक्ति यहाँ से जा रहा है, ए से उसको बी में जाना है, तो इस प्रकार से वो क्या करता है, गति करके जाता है, ए से बी तक ये पहुँचता है। तो ए से पहुँचा बी तक, ऐसे करके घूम घूम के गया, तो ये क्या हो गया, ए से बी तक ये कुल गतिपथ की लंबाई, ये जो लंबाई है इसी को कहते हैं दूरी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। और दूरी जो है एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है, ये अदिश राशि है। अदिश ये क्या होता है, तो दूरी एक अदिश राशि है। और इसका मात्रक, इसका एसआई मात्रक, दूरी का एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मतलब जो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, जो पूरी दुनिया जो मानता है इसको, दूरी का जो मात्रक है, मापने का जो इकाई है वो मीटर होता है। जो पूरा दुनिया में क्या होता है, चलता है, मीटर से दूरी की लंबाई को मापा जाता है सभी जगह। जैसे मीटर को मापने के लिए सेंटीमीटर भी होता है, इंच भी होता है, लेकिन पूरी दुनिया किसको मानता है, मीटर को। तो ऐसा ही मात्रक होता है, मीटर होता है। और अदिश, एक नया शब्द आया कि अदिश। अदिश का मतलब क्या होता है, अदिश का मतलब होता है कि जिसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जैसे ए से बी तक पहुंचने में मान लीजिए कि ए से बी की दूरी है 40 किलोमीटर मान लीजिए, तो ए से बी की दूरी हो गया क्या, 40 किलोमीटर। तो ये परिमाण खाली केवल क्या होता है, दूरी का मान होता है, इसकी निश्चित दिशा नहीं होती है। दूरी की निश्चित दिशा नहीं होता है, किधरों से भी इसका ये दूरी को तय किया जा सकता है, मतलब निश्चित दिशा नहीं होता है। अदिश का मतलब होता है, और ऐसा मतलब क्या बोलेंगे, भौतिक राशि जिसका केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। तो अदिश राशि का दिशा नहीं होता है, केवल परिमाण होता है, उसे अदिश कहते हैं, उसी भौतिक राशि को। तो समझ में आ गया कि दूरी एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक जो होता है मीटर होता है। अब बात करते हैं दूरी के बाद विस्थापन, विस्थापन का। विस्थापन क्या होता है, तो विस्थापन
किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लघुत्तम पथ की लंबाई को, लघुत्तम पथ की लंबाई को, तो लघुत्तम पथ की दूरी को, लघुत्तम दूरी को किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच लघुत्तम पथ की, चाहे किसी वस्तु द्वारा तय की गई लघुत्तम पथ की दूरी को, लघुत्तम पथ की दूरी को, लघुत्तम पथ की दूरी को विस्थापन कहते हैं, लघुत्तम पथ की दूरी को विस्थापन कहते हैं। यानी कोई वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच लघुत्तम पथ की जो लंबाई होती है, चाहे दूरी होती है, उसी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन का मतलब होता है, जैसे ए से बी की दूरी 40 किलोमीटर हुआ, तो ये दूरी हुआ, इसका केवल क्या होता है, दूरी का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। लेकिन विस्थापन का किसी वस्तु द्वारा तय की गई लघुत्तम पथ की दूरी, लघुत्तम पथ की लंबाई जो होता है, लघुत्तम पथ की लंबाई बोलिए या दूरी बोलिए, लघुत्तम पथ की लंबाई बोलिए और दूरी बोलिए, लघुत्तम पथ की दूरी या लंबाई जो होता है, लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। जैसे ए से ये बी की ये दूरी हुआ, और अगर देखा जाए मतलब शॉर्टकट जो रास्ता होता है उसी को क्या कहते हैं, यहाँ से अगर जाएंगे तो ये शॉर्टकट क्या होगा, लंबाई होगा, जो शॉर्टकट लंबाई होता है उसको कहते हैं विस्थापन। तो ये विस्थापन इधर से घूम के गए हैं, ये दूरी कहलाया, इधर से शॉर्ट जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं विस्थापन, ये विस्थापन हुआ। यही दूरी और विस्थापन में अंतर है कि विस्थापन जो होता है वह सदिश राशि है, तो हम बोल सकते हैं विस्थापन जो है उस सदिश राशि है, विस्थापन एक 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 सदिश राशि है। और इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन का भी एसआई मात्रक मीटर ही होता है और दूरी का भी एसआई मात्रक मीटर होता है। लेकिन दूरी एक अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक क्या, सदिश राशि है। सदिश राशि किसको कहते हैं, जिसका दिशा भी होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं, और किसी भी दिशा में तय की गई लंबाई को, गतिपथ की लंबाई को दूरी कहते हैं, और एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में मतलब एक दिशा के साथ क्या होता है, परिमाण होता है। जैसे ए से बी की दूरी मान लीजिए कि है शॉर्ट डिस्टेंस है 25 किलोमीटर है, ए से बी की दूरी हो गया आपका मान लीजिए कि 40 किलोमीटर, और इसका जो शॉर्ट डिस्टेंस है, शॉर्ट दूरी है, शॉर्टकट दूरी है, सीधा दूरी है, वो कितना है, 25 किलोमीटर है। तो इसका दिशा भी जिसमें हो और साथ में परिमाण हो, दिशा परिमाण दोनों हो। मान लीजिए कि ये दिशा आपका हो गया, इस दिशा को हम लोग कहेंगे पूर्व से पश्चिम की ओर, मान लें पूर्व से पश्चिम की ओर गया, कितना, पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर तय किया गया कितना किलोमीटर, 25 किलोमीटर दूरी तय किया गया। और इसमें दूरी का केवल परिमाण, दिशा नहीं होता है। तो दूरी विस्थापन समझ में आ गया। तो दूरी होता है किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल गतिपथ की लंबाई, और विस्थापन होता है किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के न्यूनतम गतिपथ की लंबाई को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम गतिपथ की लंबाई को क्या कहते हैं, विस्थापन। और दूरी एक अदिश राशि है और विस्थापन एक सदिश राशि है, किंतु दोनों का ऐसा ही मात्रक जो होता है मीटर होता है, दोनों दूरी ही है, दोनों एक प्रकार का दूरी है, विस्थापन और क्या, दूरी। अब हम लोग दोनों में अंतर जानते हैं कि अंतर क्या है दोनों में, दूरी और विस्थापन में, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है समझते हैं। तो दूरी और विस्थापन में अंतर क्या है, एक तरफ लिखते हैं दूरी, एक तरफ लिखते हैं विस्थापन। तो दोनों में क्या अंतर है, दूरी में और विस्थापन में क्या अंतर है, अंतर जानते हैं, दूरी विस्थापन में अंतर। और दूरी और विस्थापन में अंतर,
तो दूरी कहता है कि किसी भी दिशा में तय की गई, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में, किसी भी दिशा में तय की गई, किसी भी दिशा में तय की गई गतिपथ की लंबाई, गतिपथ की लंबाई को, किसी भी दिशा में तय की गई गतिपथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी भी दिशा में तय की गई गतिपथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। और विस्थापन क्या होता है? एक निश्चित दिशा में, किसी 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 एक निश्चित दिशा में तय की गई लघुत्तम पथ की लंबाई, लघुत्तम पथ की लंबाई, लघुत्तम पथ की लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो ये पहला अंतर हुआ कि किसी भी दिशा में दूरी जो हो सकता है, लेकिन विस्थापन जो होगा उसके लिए एक निश्चित दिशा होता है। दूसरा अंतर क्या है कि दूरी एक अदिश राशि है, दूरी एक जो है अदिश राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। मतलब इसका केवल क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता। दूरी एक अदिश राशि है। जबकि यहाँ विस्थापन क्या होता है? विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका दिशा और परिमाण दोनों होता है। जिस भौतिक राशि का दिशा परिमाण दोनों होता है उसे सदिश कहते हैं। तो विस्थापन का दिशा और परिमाण दोनों होता है, इसीलिए बोल सकते हैं कि विस्थापन एक क्या? सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी जो होता है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। जो दूरी होता है उसका मान हमेशा धनात्मक होता है। और उसके बाद जो विस्थापन होता है, विस्थापन का मान धनात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य तथा ऋणात्मक होता है। तो ये अंतर हो गया आपका दूरी और विस्थापन में। तो किसी भी दिशा में तय की गई गतिपथ की लंबाई दूरी होता है और किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई लघुत्तम पथ की लंबाई विस्थापन होता है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है, विस्थापन का मान धनात्मक भी हो सकता है, शून्य भी हो सकता है तथा ऋणात्मक भी हो सकता है। अब कैसे बोलिएगा कि धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य होता है विस्थापन, और दूरी हमेशा धनात्मक ही क्यों होता है? तो मान लीजिए कि ए एक स्थान है और एक स्थान बी है। यहाँ से कोई व्यक्ति मान लीजिए कि क्या करता है, ए से बी तक जाता है। तो ए से बी तक यहाँ गया और ए से बी तक गया तो ए से बी की दूरी मान लीजिए कि है 50 किलोमीटर। ए से बी तक गया, एक ए से बी की दूरी है 50 किलोमीटर है। और वह फिर पुनः इधर लौट के आया, बी से फिर ए की ओर ए तक फिर आया। ए से बी तक गया, 50 किलोमीटर दूरी तय किया, फिर बी से लौट कर फिर ए तक आया। तो उसका दूरी का मान हो जाएगा, कुल मान गया 50 किलोमीटर और फिर 50 किलोमीटर आया, तो टोटल वह 100 किलोमीटर क्या किया, दूरी तय किया। लेकिन अगर विस्थापन मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है वो ए से बी तक गया और इसका विस्थापन मान लीजिए कि है ए से बी की ओर गया, मतलब पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर गया। दिशा भी होता है विस्थापन में, तो पूर्व से पश्चिम की ओर गया और इसका दूरी है मान लीजिए कि 30 किलोमीटर है विस्थापन। ए से बी की विस्थापन है 30 किलोमीटर। तो ये क्या किया, व्यक्ति ए से बी की ओर तक गया, उसके बाद पुनः फिर क्या किया, ये बी से ए तक आ गया। तो बी से ए तक आ गया, तो ए से बी तक गया था तो दूरी धनात्मक था, 30 किलोमीटर था दूरी।
और देखिए यहाँ पर ये लौट के जब आया, अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कोई वस्तु हो वह प्रारंभिक स्थान से पुनः आ जाता है लौट के, जहाँ से वह चलना प्रारंभ करता है, जहाँ से वह जाता है, और जाने के बाद वह पुनः प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही होता है, एक ही जगह फिर लौट के आता है, जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पर फिर पुनः आ जाता है। तो उस स्थिति में विस्थापन शून्य हो जाता है। जबकि दूरी क्या होता है, यदि 50 किलोमीटर की ए से बी तक गया और फिर बी से ए तक 50 किलोमीटर आया तो दूरी हो गया 50 और 50 दोनों तरफ से 100 किलोमीटर। जबकि विस्थापन क्या होता है, यदि 30 किलोमीटर गया ए से बी तक, लेकिन बी से फिर पुनः ए तक आया, मतलब जहाँ से चलना प्रारंभ किया था वहीं पर फिर क्या किया, वह पहुँच गया। यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यदि एक ही होता है तो विस्थापन का मान उस स्थिति में शून्य होता है। तो विस्थापन का मान शून्य होता है, लेकिन दूरी में ऐसा नहीं होता है। अगर यहाँ 50 किलोमीटर यदि ए से लेकर बी तक 50 किलोमीटर दूरी तय किया और पुनः बी से फिर ए तक 50 किलोमीटर आया तो उसका कुल दूरी 100 होता है। इसलिए दूरी हमेशा धनात्मक होता है, जबकि विस्थापन शून्य भी होता है। अगर मान लीजिए कि ए से बी तक कोई वस्तु चाहे कोई व्यक्ति मान लिया ए से बी तक गया था तो 30 किलोमीटर दूरी तक किया, धनात्मक हुआ स्थिति में, और बी से फिर यहाँ ही आया, जहाँ से चल रहा था वहीं पर आ गया तो दूरी शून्य होता है। और जहाँ से चलना प्रारंभ किया था उससे पीछे चल जाता है तो ये ऋणात्मक होता है। इसीलिए विस्थापन का मान क्या होता है, शून्य भी होता है और धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक मान भी होता है। जबकि दूरी जो होता है, दूरी का मान हमेशा धनात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूरी विस्थापन समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। और विस्थापन और दूरी जो होता है, दूरी और विस्थापन कभी कभी बराबर भी हो सकता है, दूरी और विस्थापन बराबर भी होता है, लेकिन दूरी और विस्थापन का अनुपात दूरी की तुलना में, विस्थापन का अनुपात दूरी की तुलना में 1 के बराबर या 1 से हमेशा कम ही होता है। कभी दूरी से ज़्यादा विस्थापन नहीं हो सकता है, दूरी के बराबर हो सकता है या दूरी से कम हो सकता है, यानी 1 का अनुपात 1 हो सकता है दूरी और विस्थापन का अनुपात, या दूरी की तुलना में विस्थापन का अनुपात 1 से कम या 1 हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हम लोग अभी चाल के बारे में। चाल क्या होता है, चाल यानी स्पीड। चाल यानी क्या, स्पीड। तो चाल किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो कोई भी वस्तु द्वारा, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इकाई समय मतलब एक निश्चित समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित समय में तय की गई जो दूरी होता है उसी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। तो औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल यानी एवरेज स्पीड बराबर औसत चाल। तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। अगर चाल निकालना है औसत चाल किसी भी वस्तु का तो दूरी बटा होता है समय, यानी समय से क्या करना पड़ेगा, दूरी को भाग देना पड़ेगा, तो औसत चाल निकलता है। तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और चाल एक अदिश राशि है। चाल एक अदिश राशि है, मतलब इसका केवल क्या होता है, अदिश राशि उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिनका केवल परिमाण होता है, और सदिश मतलब होता है वैसी भौतिक राशि जिनका परिमाण और दिशा दोनों होता है। तो चाल एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक अगर देखिएगा तो मीटर पर सेकेंड
या मीटर सेकेंड इनवर्स भी इसको लिखते हैं, मीटर सेकेंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है चाल का एसआई मात्रक। चाल एक अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो चलिए चाल के बारे में समझ गए। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। और अब हम लोग समझते हैं वेग के बारे में। अब जानते हैं वेग के बारे में। वेग यानी वेलोसिटी, वेग क्या होता है? तो किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में वस्तु चलिए 2 बार लिखें। किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। कोई वस्तु है, उसके इकाई समय में तय किया गया जो विस्थापन होता है, किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। तब वेग और दोनों चाल में अंतर क्या है? तो चाल किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, और वेग किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को वेग कहते हैं। वेग का एसआई मात्रक, चाहे वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक यानी वेग बराबर होता है क्या? वेग बराबर विस्थापन बटा होता है समय। वेग बराबर औसत वेग बराबर, चलिए यहाँ लिखना था तो हम औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। जैसे औसत चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, उसी प्रकार औसत वेग बराबर विस्थापन बटा क्या होता है? समय होता है। मतलब इकाई समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, जिस प्रकार इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं किसी वस्तु द्वारा, तो इकाई समय में तय की गई विस्थापन को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो वेग एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। इसका भी एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स होता है। अब दोनों में अंतर जानते हैं। तो ये क्या करता है? चाल जो है, चाल किसको कहते हैं? किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में, मतलब एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी दूरी को क्या करता है? चाल जो है तय करता है दूरी को इकाई समय, एक निश्चित समय में तय किया जाता है दूरी को। और वेग में क्या होता है कि वेग में क्या होता है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया विस्थापन को क्या करता है? तय करता है। तो उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इसलिए विस्थापन को तय करता है। पहले से विस्थापन जो है वो विस्थापन सदिश है। तो सदिश को क्या करता है? सदिश विस्थापन है, और विस्थापन एक दूरी ही है। तो विस्थापन को क्या करता है? तय किया जाता है एक निश्चित समय में, तो उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो पहले से विस्थापन है तो वेग भी क्या हो गया? इसलिए विस्थापन हुआ। वेग पहले से विस्थापन सदिश है, तो इसीलिए वेग भी क्या हुआ? सदिश हुआ। अब पहले से देखिए दूरी जो है वह अदिश राशि है, तो अदिश को क्या करेगा?
कोई वस्तु द्वारा अदिश की दूरी को क्या किया, तय किया जाएगा, तो पहले से अदिश है तो वो भी क्या होगा, अदिश होगा, इसीलिए चाल भी क्या हो गया, अदिश हो गया। चाल जो है अदिश हो गया, क्योंकि अदिश को क्या किया जा रहा है, अदिश की अदिश पहले से दूरी होता है और अदिश को दूरी को मतलब तय किया जा रहा है, तो इसलिए वो अदिश यानी वे चाल अदिश है तो उस नहीं दूरी अदिश है तो चाल भी अदिश हुआ। और देखिए विस्थापन सदिश था तो यहाँ पर वेग भी सदिश हो गया, और दोनों का मात्रक सेम है। इसका मीटर पर सेकेंड, चाल का भी मात्रक मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स, और वेग का भी मीटर पर सेकेंड या मीटर सेकेंड इनवर्स। जिस प्रकार पहले इससे पहले हम लोग दूरी और विस्थापन पढ़े थे, तो दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, दूरी भी एक प्रकार का क्या होता है, लंबाई होता है, और विस्थापन वेग भी एक प्रकार का क्या होता है, लंबाई होता है, तो दोनों का मात्रक मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोनों में अंतर, विस्थापन वेग और चाल और वेग में क्या अंतर है। तो चाल और वेग में अंतर जानते हैं, चाल और वेग में अंतर क्या है, चाल तथा वेग में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर, चाल तथा वेग में अंतर। तो एक तरफ लिखना पड़ेगा चाल और एक तरफ वेग, ये दोनों में क्या अंतर है चाल और वेग में। तो चाल और वेग में पहला अंतर तो हो गया कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग अगर देखा जाए तो किसी वस्तु द्वारा, वेग किसे कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं, किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, जबकि किसी वस्तु द्वारा तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। ये पहला अंतर हुआ चाल और वेग में। दूसरा अंतर औसत, हम लोग जानते हैं औसत क्या, चाल बराबर, औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर दूरी बटा जो होता है समय होता है, औसत चाल बराबर दूरी बटा समय। लेकिन औसत यहाँ पर वेग बराबर होता है विस्थापन बटा, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, औसत वेग बराबर होता है विस्थापन बटा क्या होता है, समय होता है, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा समय। और फिर तीसरा अंतर, चाल एक अदिश राशि है, 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 चाल एक अदिश राशि है। और इधर विस्थापन जो है एक सदिश राशि है, विस्थापन एक विस्थापन नहीं, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। तो ये अंतर हो गया आपका चाल और वेग में। तो इतना अंतर है चाल और वेग में। तो चलिए आगे फिर बढ़ते हैं, और चाल और वेग समझ में आ गया होगा। तो आगे जानते हैं वेग जो होता है वो दो टाइप का होता है, वेग जो होता है वो दो टाइप का वेग होता है, वेग दो टाइप का होता है। क्या क्या, तो प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, वेग दो टाइप का वेग होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग मतलब शुरुआत में, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। इस प्रारंभिक वेग को u से u लिखा जाता है प्रारंभिक वेग को, या अंतिम वेग को v लिखा जाता है, v से सूचित किया जाता है। तो प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग क्या होता है, v होता है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु विराम अवस्था में है, और विराम अवस्था से क्या करता है वह उसको गति की अवस्था में लाते हैं। मान लीजिए कोई वाहन है, खड़ी वाहन है, उसको क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, और
स्टार्ट करके उसको गति में लाया जाता है, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो विराम में था, उस समय प्रारंभिक वेग उसको शून्य हो गया, और अंतिम वेग होता है मतलब लास्ट का बोलेंगे जो गति होता है वो क्या होता है, अंतिम वेग। तो दो टाइप का वेग होता है, प्रारंभिक वेग और क्या, अंतिम वेग। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कोई वस्तु में जैसे वेग बढ़ता है तो इसके बाद समझाते हैं। जैसे वेग के बाद आते हैं हम लोग, वेग दो टाइप का हुआ, आप जानते हैं त्वरण के बारे में। त्वरण क्या होता है, त्वरण। तो त्वरण होता है क्या, तो वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जब वेग में परिवर्तन होता है, वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो औसत त्वरण बराबर यानी त्वरण को ये लिखा जाता है। तो औसत त्वरण बराबर होता है अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, v माइनस यू बटा क्या होता है, t होता है। औसत त्वरण बराबर यानी अंतिम वेग घटा प्रारंभिक वेग, औसत त्वरण बराबर। तो त्वरण किससे कहते हैं, मतलब वेग में जो परिवर्तन होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में जो परिवर्तन होता है उसे त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो वेग दो टाइप का वेग, प्रारंभिक वेग और क्या होता है, अंतिम वेग। और त्वरण भी जो होता है त्वरण भी दो टाइप का होता है। त्वरण जो होता है वो भी दो टाइप का होता है। त्वरण दो टाइप का होता है। धनात्मक त्वरण एक और एक ऋणात्मक त्वरण। धनात्मक त्वरण और एक ऋणात्मक त्वरण, दो टाइप का होता है त्वरण भी, धनात्मक और ऋणात्मक। दो टाइप का त्वरण होता है, धनात्मक और ऋणात्मक त्वरण। तो त्वरण वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को त्वरण कहते हैं। अब वेग में कब परिवर्तन होता है, तो जो कोई वस्तु है अगर वह क्या करता है, जो जितना गति में परिवर्तन होता है, गति में परिवर्तन होना को ही क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन कहते हैं। कोई वस्तु गतिशील है, उसको गति में परिवर्तन होना को ही क्या कहते हैं, वेग में परिवर्तन कहते हैं। तो गति में परिवर्तन होता है, जैसे कोई मान लीजिए कि वाहन 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से गतिमान है, चल रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, वेग से चल रहा है, और ब्रेक लगाकर एकाएक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति में आ जाता है। ब्रेक लगाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति में आता है। तो उस समय क्या होता है, वेग ज़्यादा था और घट गया, तो ज़्यादा था वेग और घट गया, तो वही वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और वेग में परिवर्तन दिशा मुड़ने से भी होता है। दिशा चाहे गति में परिवर्तन होता है तो भी त्वरण उत्पन्न होता है, और दिशा में परिवर्तन होता है तो भी। अगर दिशा में परिवर्तन हो रहा है, कोई वस्तु दाएं बाएं मुड़ रहा है, मतलब कोई भी वस्तु है मैंने सरल रेखा में गति कर रहा है दाएं बाएं, फिर क्या कर रहा है, मुड़ रहा, तो दिशा परिवर्तन होता है तो भी त्वरण उत्पन्न होता है। और अगर गति में परिवर्तन होता है तो भी क्या होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। तो देखिए धनात्मक त्वरण कब होता है और ऋणात्मक त्वरण कब होता है। दो टाइप का त्वरण तो होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो धनात्मक कब त्वरण होता है, ऋणात्मक कब होता है। तो धनात्मक जैसे खड़ी वाहनें हैं और वह उसमें गति आ जाता है, तो एकाएक क्या होता है, वेग में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो एकाएक वेग में परिवर्तन हो जाता है। पहले वेग क्या होता है, जब खड़ी रहता है विराम अवस्था में होता है तो शून्य होता है, और उसमें गति आ जाता है तो वेग अचानक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो जब क्या होता है, वेग को बढ़ा दिया जाता है, चाहे स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। 40 का मान लीजिए कोई वस्तु चलती गतिशील वस्तु है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से, और एकाएक क्या किया जाता है, 2 सेकंड के बाद मान लीजिए कि उसके गति को बढ़ा दिया जाता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया जाता है। तो यदि वेग धनात्मक होता है तो नहीं, वेग बढ़ता है, वेग बढ़ेगा तो धनात्मक त्वरण उत्पन्न होगा। वेग बढ़ने से
धनात्मक, वेग बढ़ने से धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। मतलब जब वेग को बढ़ा दिया जाएगा तो उसमें धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। और वेग पर मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है 40 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से, और उसके वेग को घटा दिया गया 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल कर दिया गया, वस्तु की गति को घटा दिया गया, वेग को घटा दिया गया, तो जो त्वरण होगा वह ऋणात्मक होगा। तो वेग घटने से ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, वेग घटने से। तो वेग जब घटता है तो ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है, और वेग जब बढ़ा दिया जाता है, वेग बढ़ने से धनात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। दो टाइप का त्वरण होता है, और दो टाइप का वेग भी होता है, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे। तो ऋणात्मक जो त्वरण होता है उसी को मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न जो होता है, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। अब चलिए हम लोग सीखें गति विराम क्या होता है, गति क्या होता है, और दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, चाल, वेग और त्वरण सीखें। अब हम लोग जानते हैं गति के प्रकार। गति के प्रकार अगला जानते हैं हम लोग, गति के प्रकार। गति के प्रकार, गति के प्रकार, गति के प्रकार हम लोग जानते हैं गति के क्या प्रकार। तो गति के प्रकार जानते हैं। तो गति कितना टाइप का होता है, गति के प्रकार में जानते हैं कि कितना टाइप का गति होता है, किस किस प्रकार का गति होता है, कितना टाइप का गति होता है। तो पहले जानते हैं हम लोग एक नंबर में सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। तो सरल रेखीय गति क्या होता है? तो जब कोई वस्तु, जब कोई पिंड बोलिए या वस्तु बोलिए, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, जब कोई वस्तु सरल रेखा में, सरल रेखा में, सरल रेखा में गतिमान हो, गतिमान हो, तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। 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 कोई वस्तु हो यदि वो सरल रेखा में क्या है, गतिमान मतलब सीधा रेखा में गति कर रहा है, जो गति जिस मार्ग पर वो कर रहा है, अगर वह पथ क्या है, सीधा है, सीधा पथ पर गति कर रहा है, तो ऐसा गति जो अगर वस्तु क्या करता है, सीधी पथ पर, सीधी रास्ते पर, सीधी मार्ग पर अगर गति कर रहा है, कोई मार्ग वो सीधा है, तो ऐसे गति को कहते हैं हम लोग सरल रेखीय गति। तो जैसे सरल रेखीय का गति का उदाहरण आपका होगा, सरल रेखीय गति का होगा जैसे सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी, सीधी पटरी पर चलती हुई, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी की गति जो होगा, सीधी पटरी पर चलती हुई रेलगाड़ी, फिर मोटर गाड़ी की गति होगा, सीधी पथ पर मतलब चलता हुआ मोटर गाड़ी की गति। सीधी सड़क पर कार की गति होगा, सीधी सड़क पर कार, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति, सीधी सड़क पर कार की गति। सरल रेखीय गति का क्या होगा, उदाहरण होगा उसके बाद बंदूक से निकली गोली, बंदूक से, अगर बंदूक से गोली चलाया जाए, बंदूक से निकली गोली, बंदूक से गोली चलाया जाए तो वो गोली क्या होगी, सीधी निकलती है, बंदूक से निकली गोली का उदाहरण भी क्या होगा, सरल रेखीय गति होगा। बंदूक से निकली हुई गोली, तो ये सब सरल रेखीय गति हुआ जब कोई वस्तु सरल रेखा में क्या हो, गति हो, गतिशील, गतिमान हो, तो ऐसी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। अब जानते हैं वृत्तीय गति। दूसरे जानते हैं गति का प्रकार में वृत्तीय गति। वृत्तीय गति, तो ये वृत्तीय गति क्या होता है, तो वृत्तीय गति वृत्तीय गति किससे कहेंगे,
तो जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करता हो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर वृत्ताकार पथ पर गति करता हो, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता हो तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु है यदि वृत्तीय पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करता हो तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे वृत्तीय गति का उदाहरण क्या क्या होगा, मतलब वृत्तीय गति में मतलब कोई पथ है वो क्या है, वृत्तीय मतलब जैसे गोलाकार है, गोल गोल क्या कर रहा है, गोल गोल पथ पर क्या कर रहा है, कोई वस्तु क्या कर रहा है, घूम रहा है गोल गोल रास्ते पर। उसका जो पथ है वो गोल गोल है, गोल गोल पथ पर क्या कर रहा है, कोई भी पिंड है वो गोल गोल क्या कर रहा है, घूम रहा है, गति कर रहा है। तो ऐसी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति। तो ऐसी गति क्या कहलाएगा, वृत्तीय गति। जो रास्ता होगा, जो पथ होगा वो क्या होगा, गोल गोल होगा, गोल गोल चारों ओर कोई वस्तु क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो ऐसी गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। और वृत्तीय गति का उदाहरण होगा जैसे पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति हो गया। उसके बाद मौत का कुआं में जो कार घूमता है या मोटरसाइकिल घूमता है, कार या जो मोटरसाइकिल होता है, कार या जो मोटरसाइकिल, कार की गति, मान लीजिए कार की क्या गति, मौत का कुआं में कार मोटरसाइकिल घूमता है तो कार मोटरसाइकिल की गति भी क्या होगा, वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। तो फिर वृत्तीय गति का उदाहरण होगा धागे पर पत्थर के टुकड़े लेकर धागे के सिरे में बांधकर हाथ में, पत्थर के टुकड़े लेकर धागे के सिरे में बांधकर हाथ में घुमाने से प्राप्त जो गति होगा वह वृत्तीय गति होगा। घुमाने से प्राप्त गति मतलब पत्थर के टुकड़े को मतलब धागे के सिरे में बांधकर और हाथ में क्या करेंगे, घुमाएंगे, उससे गोल गोल घुमाएंगे हाथ में पत्थर को लेके। तो उस गति को क्या कहेंगे, पत्थर के सिरे पर हाथ में लेके पत्थर के टुकड़े को धागे के सिरे में लेकर हाथ में ऐसा गोल गोल घुमाने की गति जो होता है वो क्या होता है, वृत्तीय गति होता है। फिर नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति भी क्या होगा, वृत्तीय गति का उदाहरण होगा। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ये सब सभी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। मतलब जब कोई वस्तु क्या होता है, गोल गोल मतलब मार्ग पर क्या करता है, गति करता है। गोल मार्ग पर क्या करता है, गति करता है, चारों ओर घूमता है गोल गोल। तो ऐसी गति को क्या कहते हैं, वृत्तीय गति। अब हम लोग जानते हैं अगला गति के बारे में। तो सरल रेखीय गति में, सीधा रेखा में जो क्या होगा, गतिमान होगा, जो वस्तु होगा वह सरल रेखीय गति का उदाहरण होगा। फिर जानते हैं आवर्त या आवर्धिक गति।
तो आवर्त या आवर्धिक गति क्या होता है? तो जब वस्तु अपनी गति को जब कोई वस्तु अपनी गति को जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद, जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है। जब कोई वस्तु अपनी गति को एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराती है तो उसे आवर्त गति या आवर्धिक गति कहते हैं। तो उसे आवर्त गति कहते हैं, आवर्त या आवर्धिक गति कहते हैं। कोई वस्तु हो अगर एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी जो गति है उसको दोहराती है, अपने गति को दोहराती है एक निश्चित समय अंतराल के बाद, तो वह आवर्त गति कहलाता है। जैसे आवर्त गति का उदाहरण होगा सिलाई मशीन। सिलाई मशीन में जो सुई होता है, सिलाई मशीन में सुई की गति, सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन जो होता है उसमें सुई की जो गति होता है, सिलाई मशीन की गति, सिलाई मशीन की क्या गति, सिलाई मशीन की गति। उसके बाद और जैसे निश्चित समय अंतराल के बाद, जैसे देखिए यहाँ निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को क्या करती है? दोहराती है। दीवाल घड़ी की गति एक निश्चित समय अंतराल के अपने गति को क्या करती है? दोहराती है। तो दीवाल घड़ी की गति, पेंडुलम की गति, झूले की गति, पेंडुलम की गति। फिर झूला देखिए, पेंडुलम की गति, झूला भी क्या होता है? निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को क्या करता है? दोहराता है। तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहते हैं? आवर्धिक या आवर्त गति। झूले की गति को जब कोई भी वस्तु अपनी गति को क्या करता है? एक निश्चित समय अंतराल के बाद दोहराता है, झूले की गति आदि हो जाएगा। ये आवर्त या आवर्धिक गति का उदाहरण। फिर अगला हम लोग जानते हैं चौथा जानते हैं हम लोग। चौथा नंबर में घूर्णी गति। घूर्णी गति क्या होता है? घूर्णी गति के बारे में जानते हैं। घूर्णी गति क्या होता है? तो किसी स्थिर अक्ष के परितः वस्तु के वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति। किसी स्थिर अक्ष के परितः किसी वस्तु के वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति। वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति। को किसी स्थिर अक्ष के परितः किसी वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति को घूर्णी गति कहते हैं। घूर्णी गति कहते हैं। मतलब कोई स्थिर अक्ष है, किसी स्थिर अक्ष के परितः, किसी स्थिर अक्ष के परितः मतलब किसी स्थिर अक्ष के चारों ओर, किसी स्थिर अक्ष के परितः किसी वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे किसी स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति को घूर्णी गति कहते हैं। जैसे घूर्णी गति का उदाहरण होगा आपका, जैसे लट्टू का घूमना, ये कौन सी गति है? तो घूर्णी गति। लट्टू का घूमना हो गया। उसके बाद
कुम्हार का जो क्या बोलेंगे चक्का होता है, कुम्हार के चाक की गति, कुम्हार की चाक की गति, कुम्हार की चाक की गति, कुम्हार की चाक की गति, ये सब क्या है, घूर्णी गति का उदाहरण है। मतलब किसी स्थिर अक्ष के परितः वृत्तीय मार्गों में घूमने की गति को क्या कहा जाता है, घूर्णी गति कहा जाता है। तो बढ़े हम लोग गति के प्रकार में 4 टाइप का गति, सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति और आवर्त या आवर्धिक गति और घूर्णी गति। तो ये सब गति के क्या हुए, प्रकार हुए, आप जानते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग वेग तो पढ़े हैं, लेकिन और एक प्रकार का वेग होता है, उस वेग के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है पलायन वेग के नाम से जानते हैं। पलायन वेग, पलायन वेग, पलायन वेग क्या होता है तो पलायन वेग मतलब होता है क्या, जब कोई पिंड को, जब कोई पिंड को, जो वस्तु को, जब कोई पिंड को पृथ्वी से, जब कोई पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की, जब कोई पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से फेंका जाता है तो वह वस्तु पुनः और पृथ्वी पर वापस नहीं आता है। उसे पलायन वेग कहते हैं, उससे पलायन वेग कहते हैं, उसे पलायन वेग कहते हैं, उसे पलायन वेग कहते हैं। और पलायन वेग का मतलब क्या होता है, पलायन वेग मतलब होता है एक प्रकार का वेग मतलब गति। तो पलायन वेग होता है जब कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु को, पिंड को क्या किया जाता है, पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, वेग से ऊपर फेंका जाता है, ऊपर फेंका जाता है, मतलब पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो वो वस्तु पुनः और पृथ्वी की ओर वापस नहीं आता है, और उससे क्या कहते हैं, पलायन वेग। और कोई भी पिंड हो, उसको यदि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए तो वह और दोबारा पृथ्वी में और लौट के नहीं आएगा। तो पलायन वेग का मान होता है पृथ्वी से पलायन वेग का मान, पृथ्वी का होता है पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। और वही चंद्रमा से अगर देखा जाए, चंद्रमा का पलायन वेग होता है, चंद्रमा का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि चंद्रमा का पलायन वेग का मान होता है, चंद्रमा का पलायन वेग का मान होता है आपका 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। तो बोलिएगा पृथ्वी से और इतना अंतर क्यों है, अगर पृथ्वी से फेंकेंगे तो 11 किलोमीटर प्रति आवर्स प्रति सेकंड के वेग से फेंकना पड़ेगा, तो जिस वस्तु को हम फेंकेंगे वो पुनः और पृथ्वी की ओर आपस लौट के नहीं आएगा, वह ऊपर की ओर ही क्या हो जाएगा, चला जाएगा। जबकि अगर कोई वस्तु को चंद्रमा से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके लिए 2.38 किलोमीटर पर सेकंड की गति से क्या करना पड़ेगा, ऊपर फेंकना पड़ेगा, तो वह पुनः पृथ्वी में लौट कर नहीं आएगा। तो इतना अंतर क्यों है पलायन वेग में, तो अंतर इसलिए इतना है चंद्रमा से, चंद्रमा और पृथ्वी का पलायन वेग का अंतर इसलिए है क्योंकि पृथ्वी में क्या होता है, वायुमंडल, और चंद्रमा में वायुमंडल का अभाव होता है, इसलिए इतना अंतर है पलायन वेग में। तो पलायन वेग मतलब होता है कि पलायन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से छोड़ करके और दूसरे जगह चले जाना, एक जगह से छोड़कर एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना। मतलब कोई पिंड को अगर पृथ्वी से फेंकेंगे
ऊपर की ओर 11.2 किलोमीटर प्रति आवर 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की वेग से, तो वह ऊपर की ओर चला जाएगा और नीचे और पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। और चंद्रमा का पलायन वेग है, चंद्रमा से अगर फेंकेंगे कोई वस्तु को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा, वेग से फेंकना पड़ेगा, तो वह पुनः और पृथ्वी को नहीं लौटेगा। तो दोनों का पलायन वेग हो गया। चलिए, आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो? अगर अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। और ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।